क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो नोट को सर्कल कर लो लाइटली। क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना तो आपको डॉट लगा दिखेगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि हमने इसके अंदर कुछ स्पेशल अटेंशन देनी है। जैसे कई क्वेश्चन का ट्रेलर जबरदस्त होना चाहिए, तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई ऐसा सेक्शन लिखना है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ दिखे। हॉल के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं, इसका क्या है, टीचर आएगा, टीचर के पीछे पीछे दौड़ेंगे, सर इसका आंसर बता दो, नहीं बेटा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। सब लिखना चाहिए, एटलीस्ट शुरुआत के 10 पेज तो ऐसे होने चाहिए कि टीचर को लगे कि इससे ज्यादा अच्छा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। इससे क्वेश्चन को बेटा एंड में लिख देते हो तो आप मतलब टीचर को बता रहे हो कि ये मेरा सबसे वीक क्वेश्चन था। बायो के डायग्राम को बेटा बड़े साइज का बनाना है। छोटे छोटे डायग्राम्स में जब आप लेबलिंग करोगे तो वो बड़ी ज्यादा क्लमजी होती है ना, खिचड़ी मच जाएगी, और वो खिचड़ी नहीं हमने मचानी है। इसका रफ काम आपने यहाँ पे किया हुआ। फिर आपके पास क्वेश्चन मान लो आप करने लगे 7 का क्या करें बेटा, ऐसा भी होगा, पेपर आसान आएगा, बट हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं आप जिसमें पता ही नहीं। बेटा याद रखना ये जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है ना, ये एक बैटल ग्राउंड है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? तो बेटा फाइनली वो दिन आ चुका है जब आप लोग फाइनल बैटल ग्राउंड में उतरने वाले हो। 4 डेज की हॉलीडेज भी अब खत्म होने को हैं और कल आपका साइंस का एग्जाम है। बेटा इस वीडियो को बनाने के पीछे सिंपल सा एक पर्पस है कि जिन बच्चों ने पूरा साल मेहनत करी है, एग्जीक्यूट करते टाइम पे, पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे उनसे कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना हो जाएं कि कहीं उनके मार्क्स कहीं पे कट हों। तो बेटा आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा कि एग्जाम में आपको कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, पेपर आपका कैसा दिखना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जब भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम से पहले की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देन वी विल मूव टू द एग्जाम डे। एग्जाम से पहले मतलब आज का दिन, बेटा आज रात को आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपना जो स्टेशनरी मटेरियल है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अब आप कहोगे कि स्टेशनरी मटेरियल हमने इंग्लिश के एग्जाम में भी प्रिपेयर करके रखा हुआ है, बेटा दोबारा उसको चेक कर लो। उसके अंदर कोई भी चीज अगर मिसिंग है या कोई भी चीज उसमें खत्म है तो उसको दोबारा से उसके अंदर डाल लो। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए 2 कलर की। अब कलर का मतलब क्या है, एक नॉर्मल पेंसिल और दूसरी आपके पास जो शेडिंग वाली पेंसिल होती है जो थोड़ी सी डार्क चलती है। अगर आपने अभी तक वो परचेज नहीं करी बेटा स्टेशनरी शॉप पे जाके वो परचेज करो, क्योंकि उसी से आप लोग हेडिंग अंडरलाइन करने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्लीप। बेटा स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे ना आज की रात पढ़ते रहेंगे और 2 घंटे सोएंगे, सिर्फ 1 घंटा सोएंगे, 2 घंटे सोएंगे कि हम तो बहुत बड़े धुरंधर है, हम पेपर में धमाल मचा के आएंगे। बेटा पेपर में दिमाग काम नहीं करेगा अगर आपने 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं की। अगर मेरी मानोगे तो आज रात को 9, साढ़े 9, मैक्सिमम 10 बजे तक आप सो जाइए और उसके बाद कल सुबह उठिए। तो 10 बजे अगर आप सोओगे तो सुबह 5, साढ़े 5 बजे भी अगर आप उठ रहे हैं रिवीजन के लिए तो 7 से 8 घंटे की आपको सफिशिएंट नींद मिल जाती है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा बड़ा सा बड़ा जो एथलीट होता है ना, वो भी फाइनल रेस से एक दिन पहले अच्छी डाइट लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, रिलैक्स करता है। तो आपको भी वही चीज फॉलो करनी है। रीडिंग बेटा ज्यादा नहीं करनी। आप लोग क्या करते हो, लास्ट डे पे पता नहीं मल्टीपल सोर्सेज रेफर करते हो, नहीं। अभी तक जो तुमने पढ़ा है वो सफिशिएंट है, अपने आप को ये बोलना है। कुछ भी नया कंटेंट पढ़ने से बचें, कोई नया टॉपिक पढ़ने से बचें, कोई नई बुक पढ़ने से बचें। एनसीईआरटी की आपने रीडिंग लेनी है देन वेल एंड गुड है, बट एग्जाम से एक दिन पहले रात को बेसिकली और अगले दिन सुबह लाइट रीडिंग करनी है। क्योंकि अगर आप पूरा पूरा कंटेंट रीड करोगे, दोबारा से रीडिंग लोगे और कोई चीज आपको नहीं आई, उस टाइम पे आप स्टक हुए तो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। 7:30 बजे के बाद तो कुछ नहीं पढ़ना बेटा। इंग्लिश के पेपर में भी आपको बताया था कि 7:30 बजे के बाद नहीं आपको कुछ भी पढ़ना, चाहे जो मर्जी कोई कुछ कहे। कई बच्चे होते हैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चक्कर लगा लगा के पढ़ रहे होते हैं, आप उनमें से नहीं हो बेटा। आप एक अच्छे बच्चे हो जिसको सारा का सारा कॉन्सेप्ट पता है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो आपने 7:30 बजे के बाद बुक्स को बंद कर देना है और किसी से पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिस्कशन नहीं। कई बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डिस्कस कर रहे होते हैं, इसका क्या है, टीचर आएगा, टीचर के पीछे पीछे दौड़ेंगे, सर इसका आंसर बता दो, नहीं बेटा आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है। 7:30 के बाद अपने दिमाग को थोड़ा सा टाइम दो ताकि वो सारी चीजों को इनकलकेट कर सके। एग्जामिनेशन सेंटर पे वही मैं बता रहा था बेटा, एग्जामिनेशन सेंटर पे भी आपको बहुत काम कंपोज रहना है, किसी से ज्यादा बात नहीं। सिंपल अपने आप को एक आइसोलेशन में रखेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं। इवन आपके कोई बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं उनसे भी एग्जाम रिलेटेड कोई डिस्कशन ना हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग में। अब नो द पावर ऑफ 15 मिनट्स रीडिंग टाइम। बेटा 15 मिनट का जो तुम्हें रीडिंग टाइम मिलेगा, तुम्हें पेपर मिलता है रीड करने के लिए है ना 10-15,
कि आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 10:15 टू 10:30। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो आप उसमें क्या करना है, देखो पेपर पढ़ने में ना 2 ही मिनट लगते हैं, 2 से 3 मिनट में आप पेपर पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है। चॉइस वाले क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन आप करोगे, उस क्वेश्चन पे आप डॉट लगा लो। देखो पेपर पे लिखना अलाउड नहीं होता, बट पेंसिल से अगर आप हल्का सा डॉट लगाओगे दैट इज एक्सेप्टेबल। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट है, तो नोट को सर्कल कर लो लाइटली या उसके ऊपर डॉट लगा लो। अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर यूनिट कन्वर्जन का कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हें दिख गया कि यार ये यहाँ तो सेंटीमीटर है और मीटर है, मुझे यहाँ यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो उस जगह पे डॉट लगा लो। मतलब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट उस टाइम पे सेलेक्ट कर लेने हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। जब आप उस क्वेश्चन पे पहुंचोगे ना तो आपको डॉट लगा दिखेगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि हमने इसके अंदर कुछ स्पेशल अटेंशन देनी है। जैसे कई क्वेश्चन में स्क्रीन वर्ड मेंशन होता है, तो उसके अंदर आपको पता है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, तो ऐसी चीजों को बेटा पहले ही आप क्या कर लो, डॉट लगा के रख लो। यूनिट अंडरलाइन कर लो, स्पेशल वर्ड्स अंडरलाइन कर लो, स्क्रीन वगैरह, चॉइस क्वेश्चन की सिलेक्शन कर लो, एमसीक्यू वगैरह को देख लो और एमसीक्यू के हिंट डॉट्स लगा लो। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच रहा है तो आप एमसीक्यू के डॉट्स लगा के रख लो जिन जिन क्वेश्चन में आपको एश्योरेंस है। क्लियर? तो 15 मिनट्स को बेटा इफेक्टिवली यूज करना है। आपका एग्जाम 180 मिनट्स का नहीं है, 195 मिनट्स का है, तो ये 15 मिनट भी बहुत इफेक्टिवली आपको यूज करने हैं, बजाय कि एक दूसरे से पूछने के कि तेरा कौन सा सेट है या इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अपने आप में रहना बेटा, ये बैटल आपकी खुद की है। किसी और के सहारे जीत भी जाओगे तो लाइफ में कैसे जीतोगे, तो याद रखना बेटा ये बैटल आपकी खुद की है। तो आपको ये 15 मिनट बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। नेक्स्ट, एमसीक्यू लास्ट में करने हैं और लॉन्ग आंसर्स पहले। बेटा ये तो दिमाग में रख लो, प्लान ए हमारा रहेगा कि हमें बड़े क्वेश्चंस पहले करने हैं। मतलब लास्ट वाला जो सेक्शन है केस स्टडी से के आसपास आपने देखे होंगे 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पहले ट्राई करो वो कर लेंगे, क्योंकि बेटा कोई भी पेपर हो 5 मार्क्स के क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान फ्रेम किए जाते हैं। बट अगर कभी आपको लग रहा है बाय चांस 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, देन हमारा प्लान भी रहेगा कि हम शॉर्ट आंसर से स्टार्ट कर ले। इट कुड बी 3 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन। बट याद रहे बेटा एमसीक्यू पहले नहीं करने। कई बच्चे ना एमसीक्यू पहले कर देते हैं कि यार ये तो 20 में से मुझे 18 तो आते ही हैं, तो 18 मार्क्स पक्के हो जाएंगे जल्दी से। बेटा तुम्हें लग रहा है 18 है, हो सकता है उसमें से 2 और गलत हो जाए, तो अगर आपके 4-5 एमसीक्यू गलत होते हैं तो टीचर के दिमाग में ना ये इंप्रेशन चला जाता है ये बच्चा एवरेज या अबव एवरेज है। तो आपको वो इंप्रेशन नहीं देना, आपके बेटा मूवी का ट्रेलर जबरदस्त होना चाहिए। तो इस वजह से ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोई ऐसा सेक्शन लिखना है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ दिखे। प्लान बी एनी अदर सेक्शन बट थ्योरेटिकल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ट्रेलर ऑफ द मूवी मस्ट बी इंप्रेसिव। बेटा ट्रेलर तो जबरदस्त होना चाहिए। टीचर को सिर्फ आपका ना नेम पता है, आपके बारे में वो कुछ नहीं जान रहा, आपका सिर्फ सीरियल नंबर उसको पता है। तो सीरियल नंबर से अगर वो आपको पहचान रहा है तो आप जैसा लिखोगे उसके हिसाब से आपकी एक इमेज बिल्ड होगी और उसी हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे। क्लियर? तो आपके वर्ड्स में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये नहीं है पहला क्वेश्चन गलत लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन पे कांटा लग गया, तीसरे क्वेश्चन की जगह छोड़ दी। भाई कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। एटलीस्ट शुरुआत के 10 पेज तो ऐसे होने चाहिए कि टीचर को लगे कि इससे ज्यादा अच्छा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, या इससे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा कोई है ही नहीं। नेक्स्ट वन, टाइम इज द की। बेटा ये बार बार मैंने बताया है, एक बार दोबारा सुन लो। आपके पास टोटल पेपर कितने मार्क्स का है, टोटल पेपर आपके पास कितने मार्क्स का, टोटल टाइम है 180 मिनट और टोटल पेपर है 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स और 180 मिनट का अगर मैं रेशो देखूं तो एक नंबर के पीछे, 1 नंबर के पीछे आपके पास 2 मिनट है। 1 मार्क्स के लिए आपके पास 2 मिनट का समय है। तो आपको क्या करना बेटा, उसी हिसाब से अपनी स्पीड चेक करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल पेपर को 11:30 बज गए, अब 1 घंटा हो चुका है, तो आपको कैसे पता चलेगा आप सही स्पीड पे हो या नहीं। आप चेक करना कि अच्छा 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में क्या मैंने 30 नंबर का पेपर कर लिया। अगर मैंने 30 नंबर का पेपर कर लिया तो मेरी स्पीड सही चल रही है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं बेटा, एमसीक्यू में तो टाइम कम ही लगता, ऐसा भी होगा कि कोई 15-20 सेकंड में आप एमसीक्यू निपटा लोगे, तो उसमें थोड़ी ना 2 मिनट लगेंगे करने में। तो वो जो टाइम बचेगा तो हम वो मुश्किल न्यूमेरिकल पे, किसी रिएक्शन पे या कोई क्वेश्चन में स्टक हो गए तो उसमें हम अच्छे से चेक कर लेंगे। ठीक है? और लास्ट में बेटा किसी भी कीमत पे 20 मिनट बचने चाहिए। इस मेथड को फॉलो करोगे तो लास्ट में 20 या 30 मिनट बचेंगे। और जब आपके पास लास्ट में टाइम बच गया तो समझ लेना आपका पेपर अच्छा जाने वाला है, क्योंकि लास्ट में बेटा आप डैमेज कंट्रोल करते हो। कोई क्वेश्चन गलत है वो देख लिया, किसी क्वेश्चन में डाउट था वो कर लिया, कोई चॉइस वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मुझे दोनों क्वेश्चन करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो, तभी अगर लास्ट में टाइम बचने वाला है तो। नेक्स्ट वन,
बेटा सीक्वेंस एंड स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले सेक्शन ए के 3 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन सी शुरू कर लिया, फिर मन कर रहा है सेक्शन डी कर ले, नहीं बेटा सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर आपको एंड से शुरू करना है, या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन आप उठा रहे हो तो बड़ा बड़ा ऊपर लिख दो सेक्शन, और उसके बाद उसका सीक्वेंस फॉलो करो। और एक और बात, अगर कभी आपको कोई लग रहा है कि यार बीच में एक क्वेश्चन नहीं आता, मान लो आपको पहले 10 क्वेश्चन आते हैं, 11वां क्वेश्चन नहीं आता, तो आप ऐसे मत करना कि 10 के बाद 11वां क्वेश्चन लिखो ही ना, 12वां क्वेश्चन लिख दो। आप 11वां क्वेश्चन लिख के उसकी जगह छोड़ दो, चाहे लास्ट में कर लेना, पर उसको अलग से जब आप लिखते हो तो टीचर के दिमाग में आता है कि इस क्वेश्चन में बच्चे का कॉन्फिडेंस कम था। आपको अपना कम कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, आपको अपना 100% कॉन्फिडेंस दिखाना है, तो आप वहीं पे लिखोगे बेटा आंसर को, चाहे लास्ट में लिखना। बट जब वो अच्छे क्वेश्चंस के बीच में दब जाता है समटाइम्स, उसको भी अच्छा क्वेश्चन मान के मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन को बेटा एंड में लिख देते हो तो आप मतलब टीचर को बता रहे हो कि ये मेरा सबसे वीक क्वेश्चन था। अगर एग्जामिनर बेटा इरिटेट हुआ तो आपके मार्क्स कम आने वाले हैं। अगर कोई क्वेश्चन ट्रबल कर रहा है उसका स्पेस छोड़ दोगे, क्लियर। और हर क्वेश्चन के बाद बेटा स्पेस छोड़ना है, लास्ट में उसी स्पेस में लाइनें लगाओगे। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन किया, 2 नंबर का क्वेश्चन किया, तो उसके बाद 1-2 लाइनें छोड़ दो। 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद 3-4 लाइनें छोड़ दो। जो आप कहोगे इतना स्पेस जो है उसका क्या करना है बेटा, उसमें लास्ट में आप लाइंस लगाओगे। वो डार्क वाली जो पेंसिल बोली है ना मैंने, शेडिंग वाली, उससे आप लाइंस लगाओगे स्केल की हेल्प से, बहुत साफ सुंदर, और पेपर आपका टेबुलर फॉर्म में लगेगा। कोई डिफरेंस लिख रहे हो तो डिफरेंस को बेटा लाइनें लगा के टेबुलर फॉर्म में लिखो, ताकि पेपर आपका बहुत सुंदर लगे। अगर आपको इसको इलेबोरेशन चाहिए तो बेटा इसी चैनल पर एक वीडियो है, हाउ टू राइट अ पेपर लाइक अ टॉपर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेज। नेक्स्ट पॉइंट, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। बेटा आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बायो का डायग्राम पेंसिल से बनेगा ऑब्वियसली बेटा, कोई भी डायग्राम, इवन फिजिक्स का भी कोई सर्किट डायग्राम भी बना रहे हैं देन गो फॉर पेंसिल। बायो के डायग्राम को बेटा बड़े साइज का बनाना है। छोटे छोटे डायग्राम्स में जब आप लेबलिंग करोगे तो वो बड़ी ज्यादा क्लमजी होती है ना, खिचड़ी मच जाएगी, और वो खिचड़ी नहीं हमने मचानी है। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल है बेटा, उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, न्यूमेरिकल में जो गिवन है वो उतारना है, जैसे लेंथ इतने सेंटीमीटर, ये इतने मीटर, और उसकी यूनिट वहां पे देख लेना। जब आप बेटा ऐसे उतारते हो तो यूनिट आपको सामने चमक जाती है कि यार इसकी तो यूनिट भी कन्वर्ट करनी है। सो यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में बेटा स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना, हो सकता है लास्ट में आंसर गलत भी आ जाए तो 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे जब आप स्टेप बाय स्टेप करते हो। खिचड़ी मचा के आओगे तो हो सकता है एक भी नंबर ना मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, आंसर को ना बॉक्स में डालें। जैसे मान लो लेंथ की वैल्यू आई 13 सेंटीमीटर, या रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू आई 28 सेंटीमीटर, तो उसको बॉक्स में डाल दो। जब आप बॉक्स में डालते हो तो बेटा टीचर को कंफर्टेबल फील होता है चेक करते टाइम पे, और जितना टीचर कंफर्टेबल फील करेगा उतने आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। क्लियर। फॉर्मूला मेंशन करना है, आंसर को बॉक्स में लिखना है। रे डायग्राम्स के एरो, बेटा फिजिक्स में ना रे डायग्राम्स के एरो नहीं लगाते हैं बच्चे, एरो लगाओ। कोई रे कहां से कहां जा रही है, छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपके हाफ ऑफ मार्क्स कट करवा देंगी। केमिस्ट्री के अंदर बेटा रिएक्शंस के अंदर स्टेट मेंशन करो। कोई गैस है, एक्वस है ब्रैकेट में, कोई सोल्ट का कलर आपको अच्छे से याद है तो लिख दो, अगर पूछा तो लिखना ही पड़ेगा। बट अगर आपको कलर अच्छे से याद नहीं है तो नहीं पंगे लेने। अगर आपको कलर अच्छे से पता है तो आप ब्रैकेट में कलर लिखो, उसकी शेड लिखो, तो कंप्लीट ढंग से ये सारी चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट वन, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज द पावर ऑफ रफ वर्क। रफ वर्क करने के बेटा 2 मेथड है। पहला मेथड है लाइट रफ वर्क के लिए, जब आपने छोटा मोटा रफ वर्क करना है तो बेटा आपको पता है, आप पेज के इस साइड पे एक लाइन लगा लेते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां पे बेटा इतनी कम जगह होती है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे 135 इंटू 3, ये कैलकुलेशन पॉसिबल है। पर बड़ी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे, जाते ही लास्ट पेज पे बड़ा बड़ा लिख देना रफ वर्क, और रफ वर्क लिखने के बाद ऐसे बॉक्स बना लेना 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो ज्यादा बने हुए हैं, आप कम से कम 9 to 10 बॉक्सेस उस पर बना लेना। क्लियर। जब आप वो बॉक्स बनाओगे तो बेटा आपको रफ काम उस बॉक्स के अंदर करना है। क्या मतलब, जैसे आपके पास कोई न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7, अब 7th का आपने रफ काम किया तो यहाँ बड़ा बड़ा लिख दो 7th का आपने रफ काम किया और वो न्यूमेरिकल मान लो आपसे सोल्व नहीं हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है 35th का रफ काम आपने यहाँ पे किया हुआ है। फिर आपके पास क्वेश्चन मान लो आप करने लगे 7th का 8th का रफ काम यहाँ पे कर दिया। फायदा ये होता है बेटा, लास्ट में आपको जब वो क्वेश्चन दोबारा रीचेक करना होता है, या हो सकता है वो क्वेश्चन नहीं निकला था, आपने कहा लास्ट में कैलकुलेशन चेक करेंगे, तो आपको उसी बॉक्स के अंदर उसका रफ काम मिलेगा। जब आप पूरे पेज पे खिचड़ी मचा देते हो रफ वर्क की, तो आपको शुरू से कैलकुलेशन शुरू करनी पड़ती है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है। जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, आप बड़े बड़े बॉक्स बना लो, 2 पेज रफ के लिए रख लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप 2 पेज रखो, 1 पेज रखो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रफ के लिए अच्छे से वहां पे स्पेस रखोगे, इससे बहुत टाइम बचता है। बेटा हाईलाइटिंग के लिए एक तो आपके पास पेंसिल होगी,
अब बहुत ज्यादा डिबेट चल रही थी कि ब्लू स्केच यूज किया जाना चाहिए नहीं। बेटा 99% कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्लू कलर का आप शेड कोई भी यूज कर सकते हो। बट अगर कोई बच्चा स्केच अवॉइड करना चाह रहा है तो स्टेशनरी की शॉप पे एक तो नॉर्मल पेन आप खरीदते हो बोल, एक स्केच जैसा बेटा एक दूसरा पेन मिलता है जिसका जो पॉइंट है वो पेन जैसा होता है पर उसका कलर थोड़ा सा रॉयल ब्लू डार्क कलर होता है, तो वो हेडिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हो। इवन तो बेटा स्केच भी बच्चे इतने सालों से यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन मेन हेडिंग्स के लिए तो आपकी मर्जी, आप कैसे जाना चाहते हो। बट आप पेंसिल लेके जाओगे, इंपॉर्टेंट चीजों को पेंसिल से हाईलाइट करो, हर क्वेश्चन के बाद लाइन लगाओ तो पेपर पूरा टेबुलर फॉर्म में दिखने वाला है। क्लियर। और स्केल जो है वो बेटा कैरी करना, स्केल बहुत बड़े वाला, जो बड़े वाला स्केल होता है वो लेके जाओगे तो उससे बेटा लाइनें लगाने में बहुत आसानी होती है, छोटे स्केल से टाइम लगता है। तो ये भी है, बड़ी शीट होती है हॉरिजॉन्टल शीट, उस पर बड़े स्केल से जो लाइंस लगाते हैं वो कंपैरेटिवली आसान। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो क्या करें बेटा, ऐसा भी होगा, पेपर आसान आएगा बट हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं यार जिसमें पता ही नहीं। बेटा याद रखना, ये जो आपका एग्जामिनेशन हॉल है ना, ये एक बैटल ग्राउंड है। इस बैटल ग्राउंड में 3 घंटे आपको डटे रहना है। कोई क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, उस क्वेश्चन के बेटा कीवर्ड्स पिक करो, उन कीवर्ड्स को फ्रेम करके उससे रिलेटेड कुछ भी आता है उस कीवर्ड की डेफिनेशन है। मान लो बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड कोई अजीब सा क्वेश्चन आ गया, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोमैग्निफिकेशन से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो आप लिख के आओगे। खाली छोड़ के आओगे तो वैसे भी नहीं मार्क्स मिलेंगे। तो पेपर कितने का अटेम्प्ट होना चाहिए, 80 मार्क्स का अटेम्प्ट होना चाहिए और एंड तक आप डटे रहोगे पेपर में। एग्जामिनेशन हॉल इज इक्वल टू बैटल ग्राउंड, फाइट करना है बेटा 3 घंटा 20 मिनट के लिए। पिक एनी कीवर्ड्स एंड फ्रेम द आंसर, कीवर्ड्स निकालो आंसर, और याद रखना बेटा सब कुछ अच्छा होता है, अंत में सब अच्छा हो जाता है। मैं कह रहा हूँ पेपर आसान आएगा बट अगर मुश्किल भी आया तो ये याद रखना बेटा, ये आपके लिए चैलेंज है। पूरे साल की मेहनत आप ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते। उससे रिलेटेड जो भी आएगा स्ट्रगल करना, कुछ भी करना, बट लिख के आना। जब आप लिख के आते हो तो उसके आपको मार्क्स मिलते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ ही बेटा इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे पता है आपने पूरे साल बेटा बहुत मेहनत की है और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, उस इनविजिबल एनर्जी ने, और मैंने आपको मेहनत करते देखा है। तो आपके बेटा मार्क्स अच्छे आए ना आए बट आपके लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है। आप स्माइलिंग फेस के साथ एग्जाम देके निकलोगे। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, कोई बात नहीं, वो हर एक के साथ होता है बट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। गुड लक एंड पढ़ ले भाई।